अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके नाम को देखें, यहाँ पर आपने टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले आप कुछ और सीन समझेंगे, फिर आप जो है ना इस टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है। नंबर 1 केस मैंने बना ली है। केस नंबर 1 कहता है कि अगर आप स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों जवाब हमेशा स्केलर आना है। ठीक है, यानी आप स्केलर लेते हो और स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब क्या आना है? स्केलर आना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेंसिटी का ये सिंबल होता है रो। ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वॉल्यूम है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस। नाउ डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हो रहा है, वॉल्यूम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब मैस आ रहा है जो अगेन स्केलर है। तो इन जनरल जब भी आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें जवाब स्केलर आएगा, यानी दो स्केलर को मल्टीप्लाई करने से जवाब स्केलर आएगा। केस नंबर 2, अगर आप एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमारे पास एक वेक्टर है फोर्स। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 1 न्यूटन। अब वेक्टर को ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करना है? आप एक एरो हेड एक सीधी लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे। नाउ दिस इज द फोर्स F जिसकी वैल्यू है 1 न्यूटन। मैंने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है एक नंबर के साथ, मिसाल के तौर पर वो नंबर है 3। ठीक है, नंबर मीन 1 2 3 जो भी हो सकता है। तो अब मैं क्या होगा, फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 न्यूटन। मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। पहले इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। जब आपने फोर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाएगी, उतने टाइम्स हो जाएगी। डायरेक्शन पे बच्चों कोई असर नहीं रहेगा। अब देखिए, पहले फोर्स 1 न्यूटन थी, मैंने इतनी से एरो लगाई थी। अब फोर्स को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 न्यूटन हो गई, तो मैं इस एरो के 3 गुना एक एरो लगा दूंगा, डायरेक्शन मैं वही रखूंगा। नाउ वही फोर्स है लेकिन उसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, तो जब आप किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जस्ट नंबर से, तो फोर्स या कोई भी वेक्टर हो, डायरेक्शन उसकी सेम रहती है, मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों एक और इसका केस है, मैंने 3 की बजाय यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई किया होता तो फिर क्या होना था? फोर्स 3 गुना हो जानी थी लेकिन माइनस में। माइनस का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जानी थी और उतने गुना उसने बढ़ जाना था। अब देखें, ये फोर्स की एरो थी, फोर्स 3 गुना हो गई, यानी मुझे एरो इतनी लगानी है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। पहले देखें डायरेक्शन ऊपर को थी, अब नीचे को आ रही है। अब ये वही वाली फोर्स है लेकिन वो 3 गुना हो चुकी है और नेगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। केस नंबर 3 आप देखें, अब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। बच्चों पहले तो नंबर और स्केलर में फ़र्क देख लें। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि स्केलर में नंबर भी होता है और साथ में यूनिट भी होता है। तो देखें, नंबर सिर्फ नंबर है, यूनिट कोई नहीं इसका। लेकिन अगर इस नंबर के साथ यूनिट भी लिख दें, फॉर एग्जांपल 3 kg मैं लिख दूं, तो अब 3 तो नंबर है और kg यूनिट है, अब स्केलर कहलाएगी ये। ठीक है, तो अब मैंने स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ नंबर को नहीं करना। तो जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब फिर वेक्टर निकल आता है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन है ना जो इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर की मैग्नीट्यूड है, तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड उस स्केलर की मैग्नीट्यूड से आपस में ज़रब होगी, मल्टीप्लाई होगी, मगर उसकी डायरेक्शन फिर भी बाकी रहेगी, लिहाजा जवाब में भी डायरेक्शन आएगी, तो जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसा कि हमने मोमेंटम P पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू mv होता है। यहाँ पर मैस इज अ स्केलर एंड v यानी वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो अगर स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर हो रहा है तो जवाब भी वेक्टर आएगा, लिहाजा मोमेंटम वेक्टर है। एक और मिसाल ले लें,
F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का दूसरा लॉ, बड़ा मशहूर लॉ है। मास जो है वो स्केलर है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर, दैट इज वाई फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। तो जब भी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब वेक्टर आएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। तो मैंने ज़रूरी समझा कि उससे पहले ये केस पढ़ा दूं। पहले स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर करेंगे, जवाब स्केलर रहेगा। वेक्टर मल्टीप्लाई नंबर करेंगे तो जवाब वेक्टर ही रहेगा। मैंने बोला वही वेक्टर रहेगा, बस उसकी मैग्नीट्यूड जो ना वो नंबर उतने टाइम्स कर देगा। फिर आप स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब फिर वेक्टर आ जाएगा। ये मिसालें दी। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होना है बच्चों, दो केसेस होते हैं, या स्केलर आ जाएगा या वेक्टर आ जाएगा। यस, आप सोच रहे होंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर कैसे आएगा, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने बोला दो केसेस हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, आंसर इज स्केलर, और वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, आंसर इज वेक्टर। ठीक है, अब देखें, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, और जवाब स्केलर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें जवाब वेक्टर आए तो आप इसको कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि डॉट से क्या मुराद है और क्रॉस से क्या मुराद है। देखिए, आप वेक्टर और वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर आएगा ना, तब आप उनके दरमियान ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी क्रॉस नहीं लगाते होते, आप लगाएंगे एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर, मैं इसको वी वेक्टर लिख रहा हूँ, बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जवाब आ रहा है स्केलर। अब आपने इन दोनों के दरमियान बच्चों डॉट लगाना है। ठीक है, अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर उसका स्केलर निकल रहा है ना, देखिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो आप उन दोनों के प्रोडक्ट को डॉट से जाहिर करेंगे। और अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जवाब भी वेक्टर आ रहा है कुछ इस तरह से, एक वेक्टर मल्टीप्लाई दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू अगेन वेक्टर, तो मैंने इनके दरमियान क्रॉस लगाया है। हमने मैथ में पढ़ा ना कि डॉट भी प्रोडक्ट होता है और क्रॉस लगा लें तब भी प्रोडक्ट होता है, लेकिन फिजिक्स में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, जवाब आपका स्केलर आ रहा हो, तो आपने उनके जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है वो डॉट से जाहिर करना है। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जवाब वेक्टर निकाल रहे हैं तो आपने उनके दरमियान जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस से जाहिर करना है। तो आज का हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसकी वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूंगा, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कब निकलता है, मैं दोबारा लिख रहा हूं याद दिलाने के लिए। जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ, यानी वेक्टर डॉट वेक्टर। ठीक है, और जवाब स्केलर आना चाहिए, मतलब जवाब में डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जब आप एग्जांपल्स देखोगे ना फिर आप समझ लगेगी कि वाकई इनमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और जवाब आना है स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर चाहिए ना आपको, तो मैंने ये दो वेक्टर बना लिए हैं। ए वेक्टर जो मैंने ब्लू से जाहिर किया है और बी वेक्टर जो मैंने रेड से जाहिर किया है। दोनों को बच्चों एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ना है। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ देंगे, जैसा कि आप हेड टू टेल रूल में करते हैं। लेकिन बच्चों ये हेड टू टेल रूल नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आपने दोनों वेक्टर की टेल्स को आपस में जोड़ना है, यानी एक पॉइंट पे उनको कॉमन कर देना है। तो देखें, ये ए वेक्टर वैसे है और बी वेक्टर को थोड़ा सा मैं नीचे ला के इस पॉइंट पे मैंने जोड़ दिया है। अब ये बी वेक्टर बन गया। नेक्स्ट आप देखें, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, आंसर इज नो। ए इधर को जा रहा है और बी जो है वो ऐसे जा रहा है, तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा था। अब जब ऐसा सिचुएशन होती है ना कि जिसमें दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसा कि बी इधर ए इधर, तो मैं एक के कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो केसेस बनाए हैं,
एक में मैं बी के कंपोनेंट बनाऊंगा और दूसरे में मैं ए के कंपोनेंट बनाऊंगा, ताकि दोनों तरीके से मैं समझ सकूं। ठीक है, कंपोनेंट कब बनाने याद रखना, जब भी दो वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ये जो बी रेड कलर का वेक्टर है ना, इसका एक सीधा कंपोनेंट बना लिया। बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट को बी वाई कहेंगे ना, यानी बी का वाई कंपोनेंट, और ये जो बी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो एक्चुअली में ए के जैसा है, मतलब मैंने उसको अलग लाइन से शो किया ही नहीं, ए के ऊपर ही, ए के अंदर ही उसको इमेजिन कर लिया, वो बी कोस थीटा यानी बी एक्स कह लें आप। तो क्या समझे, ये रेड कलर का बी वेक्टर था, ये ब्लू कलर का ए वेक्टर है। मैंने बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, बी का वाई कंपोनेंट ये सीधा वाला वर्टिकल, और ये जो हॉरिजॉन्टल है दरअसल ए के ऊपर है, ए ही की डायरेक्शन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बी का एक्स कंपोनेंट, और हमें पता है बी एक्स बराबर होता है बी कोस थीटा के और बी वाई बराबर होता है बी साइन थीटा के। अब बच्चों एक टर्म होती है इफेक्टिव कंपोनेंट। इफेक्टिव कंपोनेंट यानी काम वाला कंपोनेंट जो काम कर रहा है, और एक होता है नॉन इफेक्टिव कंपोनेंट जिसका कोई काम नहीं है। अब देखें, ये जो पहला वेक्टर है ना ए वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा है, यानी कोई चीज़ अगर मूव करेगी, ए क्या बता रहा है कि अगर कोई चीज़ मूव करेगी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। बी के कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट ए की तरफ है बच्चों, बी एक्स यानी बी कोस थीटा, तो ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है। अगर बी वाई इफेक्टिव होता है ना, मतलब ये काम कर रहा होता, तो ये चीज़ को वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ घुमाता, ऊपर की तरफ ले जाता, जबकि बॉडी ऊपर की तरफ जा नहीं रही, बॉडी जा रही है हॉरिजॉन्टल यानी ए की तरफ। तो ए की तरफ जाने वाली कंपोनेंट जो थी वो बी एक्स थी यानी बी कोस थीटा थी, तो ये हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। अब चूंकि मैंने प्रोडक्ट लेना है ना, तो मैं ए वेक्टर को प्रोडक्ट लूंगा बी के इफेक्टिव कंपोनेंट से, और बी का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, बी कोस थीटा। तो क्या आंसर निकलेगा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वही ए की डायरेक्शन है, वही बी की डायरेक्शन है। अब मैंने ए के कंपोनेंट बनाए हैं। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है प्रोजेक्शन। क्या टर्म यूज होती है, इनको थोड़ा साइड पे करते हैं, प्रोजेक्शन। बच्चों प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, परछाई। तो आप देखें, मैंने बी की परछाई ली ए के ऊपर, बी की परछाई ली ए के ऊपर, तो बी कोस थीटा बनी। अब मैं ए की परछाई लूंगा बी के ऊपर, यानी ए का प्रोजेक्शन लूंगा बी के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में मैं ए के कंपोनेंट बनाऊंगा। तो देखें जरा, ये ए था, वैसे ही ए का एक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये वर्टिकल बन जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट को हम ए वाई से जाहिर करेंगे ना, और ए का एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि बी की डायरेक्शन में आ रहा है। फिर मैंने ना ए की लाइन बी से ही दोनों को जाहिर किया है। ए का वर्टिकल कंपोनेंट दिस वन ए वाई, इसी ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही थी जो कि ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ए एक्स कह लें, और हमें पता है ए एक्स बराबर होता है ए कोस थीटा के, और ए वाई को हम लिखेंगे ए साइन थीटा के। ये रेजोल्यूशन में आपने पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में। तो अब देखें इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, जिधर को बी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए के तो कंपोनेंट बना दिए ना, अब ए को भूल जाएं। अब आपने ए के कंपोनेंट में से चूज करना है कि कौन सा काम वाला है। तो ए के दो कंपोनेंट थे, ए एक्स यानी ए कोस थीटा और ए वाई यानी ए साइन थीटा। तो इफेक्टिव वो होता है जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। दूसरा वेक्टर बी है और सेम लाइन या सेम डायरेक्शन ए एक्स की है। अगर ए वाई इफेक्टिव होता है ना, तो यहाँ से बॉडी मुड़ के इधर को आ जाती। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ए वाई किसी ना काम का कंपोनेंट है, जबकि ए एक्स काम वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आप बी को प्रोडक्ट करेंगे ए के एक्स यानी ए कोस थीटा से। सो ए कोस थीटा से आप उसको प्रोडक्ट करेंगे।
अब आप देखें ये बन जाएगा बी ए कोस थीटा। बच्चों देखो इधर आ रहा है ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है दो वेक्टर के दरमियान। दो वेक्टर कौन से हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो मैं कहूँगा दरअसल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब आप ओपन करते हैं तो वो बराबर आता है ए बी कोस थीटा के। यहाँ पर पहला वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर ए वेक्टर। तो यहाँ पर बी वेक्टर या ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे कहना चाहिए डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जवाब निकला बी ए कोस थीटा के। मतलब इन जनरल टर्म्स अगर आप डॉट प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के दरमियान ना ओपन करते हैं तो उन्हीं वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाती है। देखें यहाँ पर मैंने ए और बी वेक्टर सेंस में लिखे हैं, यहाँ पर मैंने उनकी मैग्नीट्यूड लिखी है और साथ में प्रोडक्ट खुल के कोस थीटा दे देता है। जबकि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पर बस उसका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर पहले ए आ रहा था, यहाँ पर पहले बी आ रहा है। ठीक है, तो बी और ए दो वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो जवाब बी खुल के कोस थीटा देता है। और पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं रहेगी, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं रहेगी। डायरेक्शन क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके वेक्टर तो बना नहीं रहे, स्केलर बना रहे, तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की। नंबर 1, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डी। तो अब देखिए फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट है। तो जो वर्क निकल रहा है ना इसके जवाब में वो स्केलर है, मैंने उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लिखा। इस एक एग्जांपल को हम समझते हैं। देखिए एक बॉडी है, ब्लैक और ग्रीन कलर से मैंने शेड किया हुआ है इसको। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने वो देखा होगा ना, एक छोटा सा बच्चा होता है वो ट्रक को ना नीचे ज़मीन पर ट्रक रख के उसके ऊपर ऐसे रस्सी बांध के उसका हाथ ऊपर की तरफ होता है आसमान में, ठीक है, तिरछा जैसे ये वाला। तो मान ले बच्चे ने ट्रक पकड़ा हुआ है और वो बच्चा आगे आगे मूव करता है तो ये सीधी आगे की तरफ जाती है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, जबकि बच्चे का हाथ यहाँ पर होता है तो फोर्स तिरछी लग रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूंकि दोनों सेम लाइन में नहीं ना है तो इनके दरमियान थीटा बनेगा। तो हमने फोर्स के कंपोनेंट्स बना दी। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका नाम है एफ वाई, ये जो ओरिजोनटल कंपोनेंट है इसका नाम है एफ एक्स। एफ एक्स एफ कोस थीटा के बराबर होगा और एफ वाई एफ साइन थीटा के बराबर होगा। अब आप देखें चीज़ इधर की तरफ मूव कर रही है, यानी दूसरा वेक्टर कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। और ये किसकी वजह से होगा, मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर कौन सा होगा, एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की डायरेक्शन ये है और चीज़ भी इधर को मूव कर रही है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, जो कि एफ कोस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि इस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। अगर एफ वाई यानी एफ साइन थीटा इफेक्टिव होता तो चीज़ को ऊपर मूव करना चाहिए, ऊपर तो वो जा नहीं रही, वो तो आगे जा रही है। सो लिहाजा हम कहेंगे एफ कोस थीटा इफेक्टिव है। इसका प्रोडक्ट लेना है आपने दूसरे वेक्टर डी के साथ, प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आप इसको ओपन करें, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एफ डी कोस थीटा। जब भी कोस थीटा आता है और साथ में दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है तो इसका मतलब आपने समझना है कि उन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट खुला है। तो एक्चुअली एफ डी कोस थीटा एफ और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से निकला था, और एफ और डी आपस में जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब निकलता है वर्क डन। तो मैंने इसकी मिसाल पहले ही लिख दी। ये एक मिसाल आपकी बुक पे है, ये दो आपकी बुक में नहीं है, आपने इसको एडिशनल के तौर पर याद कर लेना है। अब देखें दूसरी एग्जांपल है P यानी पावर इक्वल्स टू F यानी फोर्स और V यानी वेलोसिटी। आपने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। उसी फॉर्मूले से ये निकला है। कैसे निकला है देखिए ज़रा, यहाँ पर वर्क डन को मैं ओपन करता हूँ F डॉट डी, तो F वेक्टर डॉट डी वेक्टर ओवर टाइम आ जाएगा। अब देखें ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की क्या डेफिनेशन है, वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ। डॉट दरमियान में आ रहा है पहले से, फोर्स ये निकल आई,
तो ये जो पावर यहाँ से सॉल्व होके निकली वो उसका फाइनल आंसर क्या निकला, फोर्स डॉट वेलोसिटी। नाउ फोर्स भी वेक्टर था और वेलोसिटी भी वेक्टर थी, रिजल्ट स्केलर निकला, इसलिए ये एग्जांपल है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखें v इज द वेलोसिटी और रिजल्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर है। कैसे निकला, 1/2 mv वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आप वेलोसिटी को जरा ओपन कर लें, सो 1/2 ऐसे रहेगा, मैस अपनी जगह पे आ जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है। दरअसल एक वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है ना, तो 2 बार वेलोसिटी लिख दें। इनके दरमियान बच्चों है डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों वेक्टर्स हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, लिहाजा वेलोसिटी का स्क्वायर स्केलर हो जाएगा और साथ में मैस मल्टीप्लायर है वो भी स्केलर है। 1/2 तो वैसे ही एक नंबर है और ये मिलते हैं तो जवाब काइनेटिक एनर्जी निकलता है और वो भी स्केलर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी दरअसल वेक्टर ही है, लेकिन वेलोसिटी 2 थी, दोनों आपस में स्क्वायर कर रही हैं यानी मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऐसे हो रही हैं कि जवाब स्केलर आ रहा है यानी डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये थी डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं इसी प्रोडक्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, और फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, तो सवाल है नेक्स्ट, मतलब इसी सवाल का अगला हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट की कुछ खूबियां बताएं, कुछ खसूसियात बताएं। नंबर 1 इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूं, पिछले पेज पे। आपने यहाँ पर दो डायग्राम्स में से 2 फार्मूले समझे हैं। नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा के इक्वल होता है। अब मैं दोनों फार्मूले ना दरअसल यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, चलो ब्लैक यूज करते हैं। देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है बी ए कोस थीटा के। बच्चों अगर आपके पास एक, मान लो ए की वैल्यू 5 है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और बी की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 × 2। अब अगर वैल्यू उल्टा दें, पहले क्या थी, ए और बी 5 और 2, अब बी और ए हैं 2 और 5 है, तो फिर जवाब क्या आना है, 10। तो इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर वो बराबर है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, क्योंकि दोनों का जस्ट ऑर्डर डिफरेंट है ना, इधर पहले ए आ रहा है, इधर पहले बी आ रहा है, उनके जवाब में प्रोडक्ट लेने से कोई फर्क नहीं आ रहा। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जब आप दो चीज़ों को प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता कि पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, इस ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। सो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है ना, वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान थीटा एंगल 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, ऐसे सीधा वर्टिकल, और दूसरा ओरिजोनटल बी वेक्टर है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा। देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खुल के क्या देता है, कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू बचे 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पर थीटा 90 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कोस 90। और बच्चों कोस 90 आप आपके पास है, आप कर लें, कोस 90 होता है 0। आपने कैलकुलेटर पे कोस दबाना है और साथ में थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा 0।
अब ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो सबको क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। तो क्या समझे, अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है, चाहे वेक्टर की कितनी भी मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 90 था थीटा और कोस 90 ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लो तो जवाब आता है ज़ीरो। आगे चलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और सेल्फ प्रोडक्ट का आप क्या डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान थीटा यानी एंगल 0 डिग्री होता है, उनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, सॉरी ये नज़र ही नहीं आ रहा जी, यहाँ ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी हम कह सकते हैं एंगल 0 बन रहा है, समझ आई। तो ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो आप पहले पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें। देखें, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी के साथ, वो होगा ए बी कोस थीटा के इक्वल। थीटा कितना पुट करूं, 0 पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा ए बी कोस 0, ठीक है, कोस 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स है। अब कोस 0 बचे 1 हो जाता है, कोस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, तो जवाब ए बी ही आ जाना है। जाहिर है आप 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब 5 ही निकलता है ना, 1 उस पर फर्क नहीं करता। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट है, इक्वल टू जवाब आता है 1 इंटू ए बी, यानी सिंपल ए बी। तो क्या समझ रही कि अगर हम पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो जवाब मैक्सिमम आ जाता है, क्योंकि ये जो कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा होते हैं ना, इनका जवाब मैक्सिमम ही 1 होता है। इनका जवाब 1 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता। तो अगर 1 आ जाए तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम है, ठीक है। रिवाइज करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है और पैरेलल वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बच्चों मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। पहले अगर ये वेक्टर है ना ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट होगा। इन वेक्टर्स को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इनके दरमियान बच्चे एंगल थीटा होता है 180 डिग्री। अच्छा ये कैसे बना, सुने जरा। यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर ये वाला, और बी वेक्टर ऑपोजिट है ना, तो एक लाइन में मैं इनको जोड़ सकता हूँ, ये बी वेक्टर ऑपोजिट हो गया। अब बच्चे ये एक लाइन बन गई है, और जब लाइन होती है तो वहाँ पर एंगल 180 डिग्री आ जाता है। आपने सिंपली ऐसे नहीं समझ आ रही तो ऐसे याद रख लें, जब डायरेक्शन उलटती है ना तो उनमें फ़र्क होता है 180 डिग्री का, और जब डायरेक्शन सेम होती है मतलब पैरेलल होते हैं तो उनमें 0 डिग्री का फ़र्क होता है। 0 फ़र्क है ना, कोई फ़र्क नहीं, और जब उल्टे तो 180 का फ़र्क आ गया। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में बचो फिर एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। थीटा कितना लूँ 180, ये हो जाएगा ए बी कोस 180 डिग्री। अब आप क्या करें, कैल लें और कोस 180 करें, बिकॉज यहाँ पर कोस 180 हो रहा है ना, तो बच्चे वो -1 हो जाता है, तो यह आ जाएगा ए बी और कोस 180 हो जाएगा -1। अब माइनस की चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो जवाब भी किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी ए बी के साथ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ए डॉट बी खुलकर माइनस ए बी बना देते हैं। अब ये भी मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी नेगेटिव में मैक्सिमम है, ठीक है। जब आप पैरेलल वेक्टर्स लेते हैं तो जवाब मैक्सिमम आता है, प्रोडक्ट जो उनका जो होता है ना वो मैक्सिमम आता है पॉजिटिव में। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स का तो जवाब फिर ए बी आ रहा है, मैक्सिमम ही कहेंगे इसको, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। मिनिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे और जवाब 0 है, 0 इज द मिनिमम, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स में पॉजिटिव मैक्सिमम, एंटी पैरेलल में
थीटा 180 था तो नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा। लास्ट चीज़ हम देखते हैं, मतलब इस सीरीज में लास्ट चीज़ देखते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। बच्चों सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है अपने आप के साथ प्रोडक्ट करना। सेल्फ का मतलब खुद के साथ, प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए आपके पास अगर एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, तो सेल्फ प्रोडक्ट कैसे आएगा? अगर मैं ऐसा ही एक प्रोडक्ट एक वेक्टर बनाऊं जिसका नाम मैं ए ही रखूं, क्योंकि सेल्फ का मतलब होता है अपने साथ, तो मैंने ए का भाई बना दिया एक, ठीक है। सो ए वेक्टर और ए वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए जब ए ऐसा था तो दूसरा ए भी तो वैसा ही होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो एंगल कितना होना है? 0 डिग्री, क्योंकि ये भी एक तरह के पैरेलल वेक्टर है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूं, ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा है ना, तो मैं यहां पर अभी डायरेक्टली कोस 0 पुट करता हूं। कोस 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है, यहां पर भी मैंने बताया कोस 0 होता है 1। अब यहां पर आ जाएगा 1 ए बी से सॉरी यहां पर गलती हुई है मुझसे। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए को बच्चे ए से मल्टीप्लाई करना है, इसको रिमूव करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, सेल्फ है। तो जवाब आएगा ए कोस 0। अब कोस 0 क्या हो जाएगा? यहां पर 1 हो जाएगा, 1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही रहेगा। नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए, और ए क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर बन जाएगा। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रही कि कोस 0 कहां पर गया, तो कैलकुलेटर करें, कोस 0 1 होता है बच्चे, 1 मल्टीप्लाई होगा ए और ए से तो कोई फर्क नहीं करेगा। तो क्या समझे, अगर हम चीज का सेल्फ प्रोडक्ट लें दो वेक्टर्स का, तो पहली बात वो पैरेलल वेक्टर जैसा होता है, यानी दोनों के दरमियान यहां पर भी 0 एंगल, यहां पर भी 0 एंगल, ठीक है। लेकिन सेल्फ में वो वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। आखिरी केस है हमारा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी अगर वेक्टर्स गिवन है, आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी गिवन है। तो देखें आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। अब इक्वल के बाद क्या लिखेंगे? पहले ए के कंपोनेंट्स, दरमियान में डॉट और बाद में बी के कंपोनेंट्स। तो देखें जरा ए के कितने कंपोनेंट बना सकते हैं बच्चों? वैसे तो 3 बनते हैं टोटल, आप लोग 2 पढ़ते आए हो ना, ए एक्स और ए वाई, जैसे फोर्स के पढ़े हैं एफ एक्स और एफ वाई। तो यहां पर हम देखते हैं एक कंपोनेंट बनता है एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट बच्चे बनता है वाई एक्सिस, और तीसरा 3D में कंपोनेंट जाता है z एक्सिस। समझ आई? तो 3 कंपोनेंट बनते हैं। अब ए के कौन से 3 कंपोनेंट मैंने बनाए? ए एक्स, ये गलती से मुझसे लिखा गया है, इसको इग्नोर करना है, आपने नहीं करना। ए एक्स पहला कंपोनेंट ए का, दूसरा प्लस ए वाई प्लस ए जी। सवाल पैदा होता है दरमियान में प्लस ही क्यों आ रहा, माइनस क्यों नहीं आ रहा? बच्चों तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो फिर ही उनका ए वेक्टर बनेगा ना। तो ए वेक्टर के 1, 2 और 3 कंपोनेंट हैं। डॉट था दरमियान में तो डॉट आ गया, और बी वेक्टर के भी वही 3 कंपोनेंट बी एक्स, बी वाई और बी जी जोड़ा है, यानी सबको प्लस किया है। तो ऊपर वाला जो सवाल था ना वो पूरा हो गया कि इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी 2 वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, और उस प्रोडक्ट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। अब इसका हल क्या होता है? पहली बात, आपने इन दोनों वेक्टर्स में से सेम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेम से क्या मुराद है? आप ए एक्स वैल्यू को बी एक्स से करेंगे, यानी एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई कंपोनेंट को आप वाई से करेंगे, फिर जेड को आप जेड से करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए जरा, ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स के साथ। अब प्लस आ रहा था दरमियान में तो बच्चे वही लिखते हैं प्लस। फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करना है बी वाई के साथ, मतलब एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जी जी के साथ। तो ए वाई को मल्टीप्लाई करें बी वाई के साथ, प्लस आ रहा है हर वैल्यू के बाद, यहां पर भी करते हैं। ए जी को मल्टीप्लाई करें बी जी के साथ, तो ए जी मल्टीप्लाई बी जी। ये आ गया जी डॉट प्रोडक्ट
इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी अगर आपके वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में तो आपने डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिख देना है। अब नेक्स्ट देखें, ये ए डॉट बी है, ये खुल के क्या बनाएगा, ए बी कोस थीटा, यही बनाएगा ना। अब आपने एक दो न्यूमेरिकल्स में ऐसा करना है कि आपको ना कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने फिर ए बी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इसके नीचे ले जाना है, तो क्या बचेगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, यानी दोनों वेक्टर के x प्लस दोनों वेक्टर के y, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। डिवाइड कर देना है ए बी को। कहाँ से आया ए बी, पहले यही ए बी कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो गया। बच्चों ये था आपका डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद हम समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इसी प्ले लिस्ट में चेक करना है या मेरे चैनल के नाम से आपने सर्च कर लेना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।